नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अग्रज, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे खतरे का आभास हो रहा है भारती। अंदर घुसने वाला जो भी है वो शक्तिशाली भी है और खतरनाक भी। ओह, शायद आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। उसने बाउंड्री वाल पर लगे तिलिस्म बाड़ को काट डाला है। मेरा आभास सही था भारती। मुझे स्वयं बाहर जाकर उसको रोकना होगा, वरना वो इस तिलिस्म घर को भारी क्षति पहुंचा देगा। इस घर का तिलिस्म मुझे रोक रहा है, लेकिन ये घटिया तिलिस्म सूचक को नहीं रोक पाएगा। तुझे मैं रोकूंगा सूचक, वेदाचार्य रोकेगा तुझे। कहूँ ओ, मुझे तो तेरी ही तलाश में भेजा गया था और तू खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। इतना आसान काम तो तालिस्मान ने मुझे पहले कभी नहीं दिया। तालिस्मान? तिलिस्मराज तालिस्मान? तुझे तालिस्मान ने भेजा है, यानी वो फिर जाग उठा है। क्या चाहता है तालिस्मान मुझसे? तिलिस्म घाती मुझसे तेरा तिलिस्म घाती चाहता है तालिस्मान। तिलिस्म घाती? तिलिस्म घाती तो वो यंत्र है जो किसी खास तिलिस्म की चाबी होता है। हर तिलिस्म रचने वाला उस तिलिस्म की एक कार्ड यानी तिलिस्म घाती बनाकर ज़रूर रखता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद आराम से तिलिस्म में घुस सके। इस वक्त दुनिया में मेरा सिर्फ एक तिलिस्म मौजूद है जिसमें रखी वस्तु तालिस्मान को चाहिए। पर क्यों? सोच मत बुड्ढे, तिलिस्म घाती दे दे और अपनी ज़िंदगी को कुछ सालों के लिए बढ़ा ले दे। ओह, यानी तिलिस्मराज तालिस्मान में भी मेरा तिलिस्म तोड़ सकने की क्षमता नहीं है। फिर तू मेरा तिलिस्म क्या खाकर तोड़ेगा? मत भूल वेदाचार्य कि वो तिलिस्म तूने अपने पुराने दिनों में बनाया था। अब तेरे पास वैसी तिलिस्म बना सकने लायक शक्ति नहीं है। तेरे ये घटिया तिलिस्म मुझे रोक नहीं पाएंगे। तू बूढ़ा हो गया है वेदाचार्य। अब तो तू तालिस्मान के तो क्या, सूचक के भी तिलिस्म वार तक को झेल नहीं सकता। वृद्धों के चरण छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं सूचक, उन पर वार नहीं किया जाता। वार करने का शौक तुम मुझसे पूरा कर ले फेसलेस पर। फेसलेस? सुना तो था कि वेदाचार्य का एक सेवक भी है, और ये भी सुना था कि उसकी ताकत उसकी पोशाक है जिस पर तंत्रवार असर नहीं करते। अब देख भी लिया ना? देखा, लेकिन तो ये भूल गया कि मैं तांत्रिक के साथ साथ तिलिस्म वार भी करता हूँ। ओह, ये गोले मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं। इसके अंदर से गर्म गैस की लहरें निकलकर मुझे लपेट रही है, और गर्म हवा के साथ साथ मेरा शरीर भी ऊपर उठ रहा है। फेसलेस को कोई भी जवाबी वार करने का मौका नहीं मिला, और गर्म वायु एकाएक ठंडी होनी शुरू हो गई। नतीजा सामने था। फेसलेस अपने होशो हवास कायम नहीं रख पाया। घर के अंदर एकाएक बड़ी शांति हो गई है नागबाला। दादाजी तो पहले ही चुप थे, अब दीदी भी चुप हो गई है। अभी कोई आवाज़ आई थी, खतरे के अलार्म जैसी। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? चल कर देखना चाहिए। हाँ चलो। मुसीबत बाहर थी। ला बूढ़े, बता कहाँ है तेरा तिलिस्म घाती? तुझे मेरी जान मिल सकती है, लेकिन तिलिस्म घाती कभी नहीं मिलेगा। तूने अपने मुट्ठी में क्या पकड़ा हुआ है? फौलादी पकड़ वाले वेदाचार्य तक को उस दबाव ने मुट्ठी खोलने पर बाध्य कर दिया। आहा, यही तो है तिलिस्म घाती। तो इसको पहले ही लिए लिए घूम रहा था। शायद तो खुद तिलिस्म घूमकर आना चाहता होगा। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ से घूमकर वापस नहीं आ पाएगा कीड़े, क्योंकि नर्क से लौटकर आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। धड़। नागराज, नागराज तो मारा गया सूचक। नागराज आ गया है नागबाला। चलो चुपके से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। न न न नागू, अभी तो वो वैसे भी काफी गुस्से में है। मौके का इंतजार करो। नागराज वेदाचार्य को घायल अवस्था में देखकर अपना आपा खो बैठा था। तुझसे सवाल बाद में पूछूंगा। धड़ाक। पहले तो तुझे इतना पीटूंगा कि तो जीभ के अलावा और कोई अंग हिलाने के काबिल ही ना रहे। अपना काम तो मैं करके ही जाऊंगा नागराज, तो मुझे रोक नहीं सकता। ओह, इसका बवंडर रूपी पैर मुझे अपने घेरे में ले रहा है।
ये मामूली नहीं तिलिस्मी बवंडर है नागराज। इसके अंदर कई ऐसे हथियार छुपे हुए हैं जो तेरी बोटी बोटी कर देंगे और इसके अंदर से निकल पाना असंभव है। आह! ये तेज धार वाले हथियार मेरे शरीर पर जगह जगह घाव लगा रहे हैं और तीव्र गति से घूमने के कारण मैं इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए दिमाग को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। नागराज की मदद करो नागू। नहीं नागवाला, नागराज को ये पसंद नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उसके शरीर में शीतनाग और सौडांगी जैसे सर्प मौजूद हैं। सूचक ने वेदाचार्य के हाथ से कुछ उठाया है। मुझे इसको रोकना होगा, लेकिन कैसे? मैं तो तिलिस्म बवंडर तक को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसको सिर्फ सूचक ही रोक सकता है और वही रोकेगा इसको। नागरसी ने लपक कर सूचक के हाथ पर शिकंजा कस लिया और सूचक भी नागराज के साथ साथ अपने ही बवंडर में घूमने लगा। मेरा हथियार मेरे ही शरीर को काट रहे हैं। मुझे इस तिलिस्म बवंडर को रोकना होगा। बवंडर के रुकते ही नागराज सूचक पर हावी हो गया। आह! जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है नागराज। अब मैं तुझसे लड़ने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा। इसे रोको नागराज, जाने मत देना इसको। ये कहीं नहीं जा सकता। आह! छोड़ मेरा हाथ नागराज, छोड़ दे। इस पकड़ से तो छूट नहीं सकता। मैं तुमको इस तिलिस्म द्वार के पार खींच कर ही रहूँगा। ऐसा नहीं होगा, तालिस्मान के आदेश का पालन होकर ही रहेगा नागराज। खच! आऊ! ओह! इसने अपने हाथ को ही काट डाला। धम! अरे सूचक द्वार में गायब हो रहा है। मैं भी इसके पीछे जाऊंगा। आह! ये द्वार मुझे घुसने से रोक रहा है। उफ! भाग गया सूचक। मैं उसको रोकने में असफल रहा। यह तो अनर्थ हो गया नागराज, घोर अनर्थ। उफ! मैं तिलिस्म घाती को गुप्त द्वार से निकाला ही क्यों? सब मेरी गलती है। तिलिस्म घाती गुप्त द्वार? आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ भारती, लेकिन अब इस राज को राज रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, वरना ये दुनिया एक शमशान बन जाएगी। एक ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे भी नहीं पता है दादाजी? सच्चाई है तुम्हारा भाई, तुम्हारा जुड़वा भाई अग्रज। मेरा जुड़वा भाई भी है नहीं, था यानी अब वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसका शरीर है इस सारी मुसीबत की जड़। जरा विस्तार से बताइए दादाजी, तो शायद मैं भी कुछ समझ सकूं। आजा नागबाला, यही मौका है। नागराज बातों में मशगूल है, चलो। नागबाला तो नागराज के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन मैं क्यों नहीं घुस पा रहा हूँ? ओह मणि सहित मैं नागराज के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मुझे मणि को छुपाकर फिर वापस आना होगा। नागराज वेदाचारी की बातें सुनने में तल्लीन था। 25 साल पुरानी बात है नागराज। तक्षक राज यानी तुम्हारे पिता का राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। नागपासा कहीं गायब हो चुका था और मैं भी नगर से दूर एक वीरान स्थान पर अपने पुत्र शिलादित्य के साथ दिन काट रहा था। वहीं पर एक दिन मुझसे एक व्यक्ति मिलने आया। तंत्रता, अब तू यहाँ क्या करने आया है? नागपासा को तंत्र विद्या सिखाकर और तक्षक नगर को तबाह करके क्या तेरा दिल अभी नहीं भरा, जो यहाँ पर भी अपनी दुष्टता फैलाने चला आया? बीती बातें भूल जाओ वेदाचार्य, जमाना बदल गया है। अब तो विज्ञान का युग है। तंत्र और तिलिस्म को भला कौन पूछता है? मैं तो खुद अपने किए पर पछता रहा हूँ। नागपासा को मैंने तंत्र क्यों सिखाया? उस शक्ति के बल पर तक्षक नगर को उजाड़ दिया उसने। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगाकर आया हूँ, ताकि तक्षक राज से ना सही तुझसे ही माफ़ी मांग सकूँ। तुम्हारा कार्य माफ़ करने योग्य नहीं है तंत्रता। फिर भी अगर तुम सच्चा पश्चाताप कर रहे हो तो ईश्वर तुमको स्वयं माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं मित्र, ईश्वर पर बात मत टालो। मैं अपनी पुत्री चंद्रकलंका को तुम्हारी छत्रछाया में देना चाहता हूँ। उसको अपनी बहू बना लो। शिलादित्य से विवाह कर दो उसका। ओह, मैं इसकी चाल समझ रहा हूँ। ये वृद्ध हो रहा है, इसकी तंत्र शक्ति छीन पड़ रही है, इसलिए ये शिलादित्य को दामाद बनाकर उस तिलिस्मी क्षमता का प्रयोग करना चाहता है जो मैंने शिलादित्य को सिखाई है। मैं शिलादित्य को इसके जाल में फंसने नहीं दूंगा।
किस सोच में पड़ गए मित्र। मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर और गृह कार्यों में निपुण है। उससे अच्छी कन्या तुमको भला कहाँ मिलेगी। मैं अपने पुत्र का विवाह किसी कुरूप और अपंग लड़की के साथ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा। तुम मेरा और मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हो वेदाचार्य। अपनी पुत्री का अपमान तो तुम खुद कर रहे हो, उसको अपनी घिनौनी योजनाओं का मोहरा बनाकर। मैं इस अपमान का बदला लूंगा वेदाचार्य। मेरी बेटी तुम्हारी घर की बहू बनेगी, जरूर बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन होनी पर किसका वश चल पाया है। शिलादित्य हम दोनों की बातें सुन रहा था और अधिकतर जवान संतानों की तरह उसने भी अपने पिता के इस कार्य को गलत समझा। पिताजी मेरा विवाह किसी सुंदर कन्या के बजाय कुरूप और अपंग से करना चाहते हैं। शायद वे मुझे अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। तंत्रता वो इलाका छोड़कर नहीं गया, उसे तो बस मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिल गया। चंद्रकलंका सचमुच अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वो जानबूझकर उसी रास्ते पर आ खड़ी हुई जिधर से शिलादित्य गुजरता था। शिलादित्य एक नज़र में ही उस पर मोहित हो गया। तुम कौन हो सुंदरी, और इस वीराने में क्या कर रही हो। मैं पास ही में रहती हूँ। मैं चंद्रकलंका हूँ, तांत्रिक तंत्रता की पुत्री। ये जानने के बावजूद भी कि वो तंत्रता की पुत्री है, शिलादित्य ने उससे चोरी छिपे मिलना जारी रखा। चंद्रकलंका के रूप ने उसको अंधा कर दिया था। मुझे तो इस बात का आभास तब हुआ जब एक दिन तंत्रता उन दोनों के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। शिलादित्य और चंद्रकलंका दूल्हा एवं दुल्हन के भेष में थे। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दो वेदाचार्य, ये तुम्हारे बेटा बहू हैं। होश में आओ पुत्र। तंत्रता और उसकी पुत्री तुमको नहीं, तुम्हारे तिलस्मी ज्ञान को चाहते हैं। तोड़ दो ये विवाह। नहीं पिताजी, आपको भ्रम हो रहा है। चंद्रकलंका तो मुझसे बेहद प्यार करती है। जो होना था सो हो चुका है वेदाचार्य। अब गुस्सा थूक दो और बहू का स्वागत करो। नहीं, चंद्रकलंका को मैं बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शिलादित्य इस घर में तभी आ सकता है जब वो अकेला आएगा। मैंने शिलादित्य को ये सोचकर घर से निकाला था ताकि वह मेरी बात को गंभीरता से ले, लेकिन असर उल्टा ही हुआ। शिलादित्य तंत्रता के घर में रहने चला गया, लेकिन सच्चाई को सामने आते देर नहीं लगी। जल्दी घर में झगड़े होने लगे। चंद्रकलंका और तंत्रता शिलादित्य पर तिलस्मी राज जानने के लिए दबाव डालने लगे। शिलादित्य ने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन तंत्रता के घर में रहता रहा इस आस से कि शायद एक दिन चंद्रकलंका सुधर जाए। परंतु वो दिन आने से पहले ही चंद्रकलंका ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र एक पल पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम अग्रज रखा गया। पुत्री का नामकरण होने से पहले ही शिलादित्य के सब्र का बांध टूट गया। तिलिस्मी राज ने ना बताने की तिलिस्मी राज ना बताने की स्थिति में चंद्रकलंका उसको बच्चों सहित छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। और फिर बच्चों के जन्म के एक सप्ताह बाद एक रात को खटखट। कौन है। पिताजी। शिलादित्य, तुम घायल कैसे हो गए पुत्र। और ये बच्चा मेरी पुत्री है पिताजी, सिर्फ इसी को ला पाया हूँ। अभी तंत्रता के घर का माहौल बच्चों के लिए उचित नहीं है। आराम से बैठो और मुझे सारी बातें बताओ। वक्त नहीं है पिताजी, मुझे अपने पुत्र को लेने वापस तंत्रता के पास जाना है। वो बहुत खतरनाक है शिलादित्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप इस बच्चे की रखवाली कीजिए, अभी आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी वापस आता हूँ। रुको शिलादित्य, बात तो सुनो। लेकिन शिलादित्य नहीं रुका। बच्ची के साथ लेकर या छोड़कर मैं उसके पीछे नहीं जा सकता था, सिर्फ उसके वापस आने का इंतज़ार कर सकता था। लेकिन 2 दिन बीत गए, शिलादित्य वापस नहीं आया, तो मैं उसकी खोज खबर लेने के लिए तंत्रता के घर जा पहुंचा। बच्ची को मैं एक तिलिस्म में सुरक्षित करके गया था। तंत्रता से मुझे पता चला कि शिलादित्य वहां आया ज़रूर था, लेकिन पुत्र अग्रज को ले जाने में असफल होकर ना जाने कहाँ चला गया।
वो मुझसे शर्मिंदा था। उसने समय रहते मेरी बात क्यों नहीं मानी? यानी मेरे पिता अभी भी जीवित हैं? हाँ, मेरा ज्योतिषी ज्ञान तो यही कहता है कि शिलादित्य अभी जीवित है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं शिलादित्य की तलाश में तंत्रता के घर जा पहुंचा था। अग्रज की तरह कभी नज़र भी मत उठाना वेदाचार्य। बच्चों पर पहला हक उसकी माँ का होता है, और अब तो इसका बाप भी भाग गया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी पोती को भी तुझसे छीन सकता हूँ, लेकिन लड़की को पालने पोसने में ना तो मुझे कोई दिलचस्पी है और ना ही चंद्रकलंका को। इससे पहले कि मैं तुमसे बच्ची को भी छीन लूँ, भाग जाओ यहाँ से वेदाचार्य। कानून के अनुसार तंत्रता जो कह रहा था वो कर भी सकता था, लेकिन शिलादित्य बच्ची की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था। मुझे कम से कम एक संतान को तो तंत्रता से बचाना ही था। इसलिए मैं पोते का मोह छोड़कर वहाँ से दूर शहर में आकर बस गया। जीवन यापन के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था। 5 साल की होते ही मैंने बच्ची यानी भारती को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शिलादित्य का कोई पता नहीं चला। उसकी तलाश में मैं जगह जगह भटका, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उसकी गम में रो रो कर मेरी आंख चली गई। दिन गुजरते गए, भारती और अग्रज बड़े होते चले गए। अग्रज का हाल चाल मुझे उस इलाके में रहने वाले दूसरे परिचितों से मिलता रहा। पता चला कि तंत्रता उसको अपना तंत्र विद्या सिखा रहा था। वो अपना सारा ज्ञान अग्रज के दिमाग में भर रहा था, उसे दूसरा तंत्रता बना रहा था। मैं समझता था कि तंत्रता तिलस्मी राज ना पाने का गुस्सा अग्रज को तांत्रिक बनाकर निकाल रहा है, लेकिन ये मेरी भूल थी। तंत्रता का मकसद तो कुछ और ही था। 19 साल बाद की वो रात एक तूफानी रात थी, जिस रात मेरे दरवाजे पर चंद्रकलंका मुझे ढूंढती हुई आ पहुंची। चंद्रकलंका, तुम? क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? उसी उसी दुष्ट ने ससुर जी, मेरे मेरे अपने बाप तंत्रता ने। वो अग्रज के शरीर को अपना शरीर बनाना चाहता है। अग्रज की आत्मा को निकालकर उसमें प्रवेश करना चाहता है। उसे उसे बचा लीजिए मेरे लाल को उस दुष्ट से। कब कब करेगा वो पापी ये तांत्रिक क्रिया? अमावस्या की रात को। हिक। चंद्रकलंका ने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। अमावस की रात अगली ही रात थी। समय बहुत कम था। चंद्रकलंका के क्रियाक्रम के पश्चात मैं तुरंत तंत्रता के घर की तरफ रवाना हो गया। अग्रज के मरने की चिंता मुझे नहीं थी, क्योंकि उसकी जन्मपत्री से मैं ये जान चुका था कि उसकी मृत्यु 24 वर्ष में होनी है, 18 वर्ष में नहीं। लेकिन उसको कोई और नुकसान पहुंचाने की चिंता मुझे खाए जा रही थी। तंत्रता के घर पर तंत्रता के घर तक मैं अमावस्या की रात को पहुंचा था, लेकिन फिर भी मुझे देरी हो चुकी थी। कड़ाक। नहीं, ये नहीं हो सकता। अग्रज मर नहीं सकता। वेदाचार्य, तू कहाँ से आ गया? पर तू जरा देर से आया है। तेरा पोता मरा नहीं, क्योंकि अभी इसका मृत्यु योग नहीं था, इसलिए। लेकिन मैंने इसकी आत्मा को इसके शरीर से अलग कर दिया है। तांत्रिक क्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब अग्रज की आत्मा इस शरीर में कभी नहीं घुस सकती। अब इस शरीर में अग्रज की आत्मा नहीं जा सकती, तो तेरी आत्मा भी इसमें नहीं जाएगी। तंत्रता, अंधा हो गया, लेकिन फिर भी तेरे तेवर नहीं बदले। अभी मैं तेरी आत्मा को भी तेरे शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। भीष्म युद्ध था वो। तंत्रता की तांत्रिक शक्तियाँ अमावस्या के कारण अपनी चरम पर थी, और अग्रज के कारण उबले क्रोध ने मेरी तिरस्मी शक्तियों में भी पैनी धार पैदा कर दी थी। लड़ते लड़ते सुबह और फिर रात हो गई। आखिरकार तंत्रता को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी, लेकिन जाते जाते वो मुझे चेतावनी भी दे गया। मैंने आधा काम कर लिया है वेदाचार्य। अग्रज के शरीर को उसकी आत्मा से अलग करके अब मुझे इस शरीर में घुसकर फिर से युवा अवस्था प्राप्त करनी है। इस शरीर को ना तो नष्ट कर सकता है, और ना ही ज़्यादा दिनों तक तंत्रता से छिपा कर रख सकता है। अरे, जा जा। बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे तांत्रिक। तंत्रता, इस शरीर को मैं एक ऐसे तिलिस्म में रखूंगा जहां पर तेरा साया तक ना फटक पाए। वेदाचार्य का तिलिस्म अगर कोई तोड़ सकता है तो शायद सिर्फ एक प्राणी, तिलिस्मराज तालिस्मान, और कोई नहीं।
मैंने एक जटिल तिलिस्म का निर्माण करके अग्रज के आत्माहीन शरीर को उसमें रख दिया और फिर मैं ना जाने कहाँ कहाँ भटका, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो अग्रज के शरीर में उसकी आत्मा को प्रवेश करा सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। अग्रज की आत्मा मुझसे मुलाकात करने आती रहती थी और इसी दौरान उसको अपनी बहन भारती के बारे में पता चला। चंद्रकलंका और तंत्रता ने अग्रज से ये बात हमेशा छिपाई थी कि उसकी कोई बहन भी है, इसलिए बहन के बारे में जानकर वो व्याकुल हो उठा। लेकिन मैंने भारती को तंत्रता के घर के माहौल से दूर रखने की ठान ली थी, इसलिए मैंने भारती को ना तो कभी उसकी माँ के बारे में बताया था और ना ही भाई के बारे में। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं मैं ये भी नहीं चाहता था कि भारती अपने नाना के हाथों हुए माँ और भाई के दुखद अंत के बारे में जाने, इसलिए मैंने अग्रज की आत्मा को भी हमेशा भारती से दूर रखा। तंत्रता ने एक दो बार वो तिलिस्म तोड़ने की चेष्टा की, लेकिन असफल रहा और अब वो तलिस्मान को लेकर आया है, क्योंकि अब वो भी जान गया है कि अग्रज की प्राकृतिक मृत्यु का समय आ गया है। उसके बाद तांत्रिक शक्ति से सुरक्षित रखा गया शरीर गलना शुरू हो जाएगा। मैंने भी अपने तिलिस्म की तोड़ तिलिस्म घाती को इसलिए निकाला था ताकि मैं अग्रज के शव को तिलिस्म से बाहर लाकर उसका उचित क्रियाक्रम कर सकूं और उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति दे सकूं। लेकिन संयोगवश इसी समय तालिस्मान का भी हमला हो गया और तिलिस्मी घाती जाता रहा। अब तंत्रता ने अब अगर अग्रज की मृत्यु से पहले उसके शरीर में प्रवेश पा लिया तो वह कहर मचा देगा, क्योंकि अभी इस ब्रह्मांड की सारी अतृप्त आत्माओं को अग्रज ने अपने वश में करके रखा हुआ है। अग्रज के शरीर के साथ साथ तंत्रता उन पर भी कब्जा पा लेगा और तंत्र शक्ति और आत्माओं के बल पर पूरी सृष्टि का अहित कर डालेगा। उसको रोकने का कोई उपाय तो होगा दादाजी। सिर्फ दो उपाय है। एक तो अग्रज की आत्मा को तंत्रता से पहले ही उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, और दूसरा ये कि तंत्रता के हाथों अग्रज का शरीर पकड़ने से पहले और दूसरा ये कि तंत्रता के हाथों अग्रज का शरीर पड़ने से पहले हम उसको पालें। और दोनों ही उपाय असंभव है। पहले उपाय की कोशिश को मैं हर प्रयत्न पहले ही कर चुका हूँ, और दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि तिलिस्म घाती दुश्मनों के पास है, हमारे पास नहीं। एक रास्ता है दादाजी, मैं जाऊँगा उस तिलिस्म में और तिलिस्म को तोड़कर अग्रज का शव लेकर आपके पास आऊँगा। ये क्या कह रहे हो नागराज? उस तिलिस्म को शायद मैं खुद भी अब तोड़ नहीं सकता। वैसे भी जब तक तुम तिलिस्म का पहला चरण पार करोगे तब तक तंत्रता तिलिस्म घाती के जरिए अग्रज के शरीर तक पहुंच चुका होगा। यानी मुझे तिलिस्म को तोड़ते हुए उनसे पहले अग्रज तक पहुंचना होगा। मैं ये काम कर लूँगा दादाजी। आप तो बस मुझे तिलिस्म के बारे में बताइए। तिलिस्म को विस्तार पूर्वक समझा पाना असंभव है नागराज, क्योंकि ना तो मुझे सारी बातें याद है और ना ही उसको बताने का समय है। मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। फैसले को नागराज के साथ भेज दीजिए दादाजी। नहीं भारती, खतरा गंभीर है। मुझे यहाँ की सुरक्षा के लिए भी तो कोई चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैं यहाँ की सुरक्षा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो नागराज, उस तिलिस्म में घुसने के दो द्वार हैं। जो द्वार तंत्रता जानता है, वहां से अग्रज के शरीर तक पहुंचने का रास्ता लंबा है। दूसरे द्वार से जाने वाला रास्ता छोटा है, लेकिन वो छोटा रास्ता अत्यंत जटिल और खतरनाक तिलिस्मों से भरा हुआ है। तुम मेरा बनाया हुआ एक तिलिस्म तोड़ चुके हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा यह तिलिस्म भी तोड़ सकोगे। पर ध्यान रहे, ये वो तिलिस्म है जिसको तिलिस्मी राज तालिस्मान भी भेद नहीं पाया है, जबकि उसके अंदर किसी भी तिलिस्म का प्रतिरोध तिलिस्म रचने की क्षमता है। सावधान रहना। तिलिस्म के छोटे द्वार की स्थिति मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। स्थिति जानने के बाद नागराज एक पल भी वहां नहीं रुका। नागू मणि छिपाने में व्यस्त था। अरे फिर वापस आ गई। हर कोने में कोई ना कोई तिलिस्म है। तड़ाक! मणि छुपाने की कोई जगह ही नहीं मिल रही है। अरे अरे, नागराज तो फिर कहीं जा रहा है, यानी मुझे इसके पीछे जाना होगा। मणि छुपाना कैंसिल। वैसे भी इस घर में मणि छुपाने लायक जगह है भी नहीं। नागराज ने योजना को थोड़ा सा बदल दिया था।
तिलिस्म घाती इस वक्त तालिस्मान और तंत्रता के पास है। वे भी जरूर तिलिस्म के पास ही होंगे। क्यों ना तिलिस्म तोड़ने की कोशिश करने से पहले उनसे तिलिस्म घाती हासिल करने की कोशिश की जाए। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। तंत्रता और तालिस्मान अभी तिलिस्म में प्रवेश नहीं कर सके थे। तुमको जगाकर मैंने शायद भूल की है तालिस्मान, क्योंकि ना तो तुमने वेदाचार्य का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की और ना ही तिलिस्म के द्वार पर जमे इस मिट्टी के पहाड़ को हटा पा रहे हो। वेदाचार्य के तिलिस्म को मामूली मत समझ तंत्रता, हालांकि अब मेरे पास इस तिलिस्म का तिलिस्म घाती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तिलिस्मी शक्ति को सिर्फ इसलिए बचा कर रखना चाहता हूँ ताकि मैं इस तिलिस्म को हर हाल में पार कर सकूँ। लेकिन फिर भी तुझे सब्र नहीं है तो ये ले, ये गया मिट्टी का पहाड़ और सामने आ गया है तिलिस्म का प्रवेश द्वार। अब जा, इसमें प्रवेश कर तालिस्मान। मैं तो तेरे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तिलिस्म घाती एक ही आदमी लेकर जा सकता है और जैसे जैसे तेरे सामने का तिलिस्म हटेगा वैसे वैसे पीछे का तिलिस्म फिर बनता जाएगा। फिर पीछे से प्रवेश कर पाना असंभव है। तू जा, मैं तेरा यहीं पर इंतजार करूंगा। इसके अंदर ना तो तू जा पाएगा तंत्रता और ना ही तालिस्मान, क्योंकि तिलिस्म घाती को ले जाऊंगा, क्योंकि तिलिस्म घाती को मैं ले जाऊंगा। धड़ाक सट। नागराज, मुझसे गलती हो गई। तुझको तो उस पुरानी फैक्ट्री में ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख ले वही इंसान है। मैं भी तुझे जिंदा छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करूँगा। यही तो तेरी गलती है कि तू अपने आप को इंसान समझ रहा है तंत्रता। तड़ाक। जबकि तू तो शैतान का भी बाप है बुढ़े। विस्फुंकार। तालिस्मान, रोक इसको, छीनो इससे तिलिस्म घाती। तालिस्मान के रहते तिलिस्म घाती कहीं नहीं जा सकता। सोच ले नागराज, जान देगा यह तिलिस्म घाती। ओह, इसकी मुठ्ठियाँ तो विशालकाय घुस्से का रूप ले रही है और अब ये मेरी चटनी बनाने को मशीन की तरह घूंसे बरसा रहा है। शायद मेरी विस्फुंकार कुछ काम कर जाए। फूं। गुड, मेरी विस्फुंकार इसको भी विचलित कर रही है। विस्फुंकार को और तीव्र करता हूँ। धम। लेकिन नागराज को विस्फुंकार तीव्र करने का मौका नहीं मिला। इसने तो विस्फुंकार बंद करने के साथ साथ मुझे भी शिकंजे में कस लिया है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। नागराज तो इच्छाधारी कणों में बदलकर आज़ाद हो गया, लेकिन अरे, तिलिस्म घाती मेरे साथ इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पाया है। मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर रहा है। जब तक नागराज सामान्य रूप में वापस आकर तिलिस्म घाती को उठा पाता अब तिलिस्म घाती मेरे पास है। योजना थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तालिस्मान, तुम नागराज को रोको और मैं तिलिस्म में घुसता हूँ। नागराज के देखते ही देखते तंत्रता तिलिस्म में प्रवेश कर चुका था और नागराज के सामने रह गया शक्तिशाली तालिस्मान। तेरी शक्तियाँ विचित्र हैं नागराज, इसलिए मुझे ऐसे तिलिस्म में बांधना होगा जो तेरे साथ साथ तेरी शक्तियों को भी बांध दे। हवा से ईंटों की बरसात होने लगी और अब तू ऐसे तिलिस्म में फंस गया है नागराज, जहां पर तेरी कोई भी शक्ति तेरे शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। अब तुझे खत्म करना पिंजड़े में बंद चूहे को मारने जैसा है। ओह ओह, मेरी कोई भी शक्ति मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रही है। और तो और मैं अपना शरीर तक अपने आप नहीं हिला पा रहा हूँ और मौत मुझसे कुछ ही इंच दूर है। नागराज बचेगा तो ज़रूर, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे हराएगा वो तालिस्मान को और कैसे रोकेगा तंत्रता को अग्रज का शरीर हासिल करने से, ये तब पता चलेगा जब टूटेगा नागराज का कहर। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है नागराज का कहर। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।